नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पूर्व हमने तत्पुरुष समास का पहला भाग यानी वैधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है और क्या उसकी पहचान है और क्या उनके उदाहरण हैं, उनके बारे में हम जान करेंगे। तो देखिए, तो यह है समानाधिकरण तत्पुरुष, यानी इसका मतलब है जिस समास में प्रथम पद और उत्तर पद की विभक्ति समान हो तो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। समान अधिकरण, समान अधिकार वाले, अधिकरण का मतलब यह विभक्ति से। तो जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद यानी दोनों पदों में विभक्ति समान हो, एक जैसी विभक्ति हो, तो वह समानाधिकरण तत्पुरुष है। और समानाधिकरण तत्पुरुष के भेदों की बात करें तो समानाधिकरण तत्पुरुष द्विविध, यानी समानाधिकरण तत्पुरुष के दो भेद हैं। पहला है क्रमधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। तो अब हम इसके पहले भाग यानी क्रमधारय समास की बात कर रहे हैं। तो क्रमधारय समास कैसे कहते हैं और क्या उसकी परिभाषा है, तो देखें। जिस समास में विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का एक साथ प्रयोग हो तो वह क्रमधारय समास होता है तथा क्रमधारय के दोनों पदों में समान रूप से प्रथमा विभक्ति होती है। समानाधिकरण यानी समान विभक्ति, तो क्रमधारय में दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान रूप से प्रथमा विभक्ति होगी। और क्रमधारय किसे कहते हैं कि अगर उसके पूर्व पद में विशेषण या उपमान और उत्तर पद में विशेष या उपमेय का प्रयोग हो तो वह क्रमधारय है। तो जिस समास के विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का एक साथ प्रयोग हो तो वह होता है क्रमधारय। और इसके भाग भी हो जाएंगे। पहला भाग हो जाएगा विशेषण विशेष्य क्रमधारय और दूसरा हो जाएगा उपमान उपमेय क्रमधारय। विशेषण विशेष्य का मतलब है विशेषण यानी जो किसी की विशेषता बताता है, विशेष्य जो विशेष है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अगर इन दोनों पदों का एक साथ प्रयोग हो तो वह विशेषण विशेष्य क्रमधारय हो जाएगा। और उपमान उपमेय यानी जिसकी तुलना किसी से की जाए, जिसकी तुलना अगर किसी से तुलना की जाए तो वह उपमान उपमेय होते हैं। तो इनका अगर एक साथ प्रयोग हो तो वह उपमान उपमेय क्रमधारय हो जाएगा। अब इसका पहला भाग विशेषण विशेष्य क्रमधारय है, उसकी बात करेंगे। तो विशेषण विशेष्य क्रमधारय किसे कहते हैं और क्या इसके उदाहरण हैं। तो इसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। यानी विशेषण विशेष्य का मतलब है कि जिस क्रमधारय समास का पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य हो तो वह विशेषण विशेष्य क्रमधारय होता है। और दोनों पदों के बीच में जब हम विग्रह करेंगे तो च अशो, च स या च सा या च तत् लगाकर विग्रह किया जाता है। यानी जब विशेषण विशेष्य क्रमधारय का विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के बीच में क्या लगाएंगे, च अशो, यानी पुल्लिंग का है तो च अशो लगाएंगे, और या च स लगा देंगे। और स्त्रीलिंग का है तो च सा लगाएंगे या च इयम लगाएंगे। और नपुंसक लिंग का है तो च तत् लगा करके हम क्या करेंगे, विग्रह। जैसे उदाहरण जानिए, सुंदरी च सा नारी, तो क्या बनेगा इसमें सुंदर और नारी, क्या बन जाएगा, सुंदर नारी। तो सुंदर क्या है, विशेषण है, किसका है, नारी का। महान स असो ऋषि, क्या बन जाएगा, महर्षि। नीलम स तत् कमलम, नील कमलम। कृष्ण स असो सर्प, कृष्ण सर्प। और विद्यार्थियों, इसका विग्रह हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, सुंदरी नारी, महान ऋषि, नीलम कमलम, कृष्ण सर्प। यानी अगर ये 20 का हम नहीं लगाएंगे तो भी इसका विग्रह सही होगा। नीलम स तत् उत्पलम, नीलोत्पलम या नील उत्पलम, ऐसा भी कर सकते हैं। वीर स असो पुरुष या वीर पुरुष, तो क्या बनेगा, वीर पुरुष। पीतम स तत् अम्रम, पीताम्बरम, और ऐसा भी लिख सकते हैं, पीतम अम्बरम। नवा च इयम ऊडा, नवोडा, या ऐसा भी लिख सकते हैं, नवाहा ऊडा। तो ये हो गया अपना विशेषण विशेष्य क्रमधारय। और आगे हम बात करेंगे उपमान उपमेय क्रमधारय की। तो विद्यार्थियों, क्रमधारय समास का दूसरा भाग उपमान उपमेय है। उपमान और उपमेय का मतलब है, उपमान यानी हिंदी में है जो, उपमेय अर्थात उपमान का मतलब है कि है जो, और उपमेय का मतलब है के समान।
के समान है जो, यानी किसी की किसी से तुलना करना। हम एक वस्तु की या एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति या दूसरी वस्तु से तुलना करते हैं तो उसमें उपमान उपमेय होता है। जानिए जैसे क्या है इसमें। तो उपमान तथा उपमेय वाचक शब्दों को एव या एव से जोड़ा जाता है। यानी जब हम उपमान उपमेय, इसमें क्या होता है कि पूर्व पद उपमान हो सकता है और उत्तर पद भी उपमान हो सकता है। फिर जरूरी नहीं है कि पूर्व पद ही उपमान होगा, पूर्व पद उपमान हो सकता है और उत्तर पद भी उपमान हो सकता है, कोई सा भी पद इसमें उपमान हो सकता है। तो क्या है कि उपमान और उपमेय है उसको एव या एव से जोड़ा जाता है। एव का मतलब है समान और एव का मतलब है ही, और समस्त पद में एव या एव का क्या हो जाता है लोप। जब हम समास करेंगे तो एव या एव का लोप हो जाएगा और एव या एव शब्द सदा उपमानवाचक शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। उपमान के बाद, उपमान मतलब जैसे घन तो बादल के समान जहाँ जुड़ा हुआ है वो उपमान है, और है जो वह उपमेय है। के समान उपमान, है जो उपमेय। जैसे घन एव श्याम, तो घन यानी बादल के समान, है जो काला, तो एव का मतलब समान, तो घन क्या है उपमान है, तो क्या बन जाएगा घन श्याम। एव या एव उसको हटा देंगे और बाकी जो जैसे पद है उसको यथावत जोड़ दिया जाता है। चंद्र एव उज्ज्वला क्या हो जाएगा चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान है जो उज्ज्वल, चंद्रमा के समान, तो के समान किससे जुड़ा हुआ है चंद्र से, तो इसका मतलब चंद्र क्या है उपमान और उपमेय क्या है उज्ज्वला। दुग्धम एव धवलम, दूध के समान कैसे जड़ा है दूध से, तो उपमान कौन सा है दुग्धम, और इसके बाद क्या लगेगा एव, और जब समस्त पद बनेंगे तो एव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा दुग्ध धवलम। अब पुरुष सिंह एव, यानी पुरुष शेर के समान है जो पुरुष, शेर के समान है जो पुरुष, तो के समान कैसे जुड़ा है सिंह से जुड़ा है, तो इसलिए सिंह क्या है उपमान है, इसलिए इसके बाद में एव आया है। तो क्या हो जाएगा पुरुष सिंह एव, तो क्या हो जाएगा एव को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा पुरुष सिंह। नर व्याघ्र एव, व्याघ्र का मतलब है बाघ, नर यानी मनुष्य, तो बाघ के समान है जो मनुष्य, बाघ के समान कैसे जुड़ा है बाघ से जुड़ा है, तो इसका मतलब व्याघ्र क्या है उपमान है, इसलिए इसके बाद में आ गया एव। तो समस्त पद करते समय एव को क्या करेंगे हटा देंगे तो हो जाएगा नर व्याघ्र। मुख कमलम एव, मुख कमल के समान है जो, या कमल के समान है जो मुख, तो के समान कैसे जुड़ा है कमलम से, तो इसका मतलब कमलम क्या है उपमान है, इसके बाद आ गया एव, तो क्या हो जाएगा मुख कमलम। आगे तप एव धनम, यानी तप ही धन है, तो एव हटा कर देंगे क्या हो जाएगा तपोधनम। विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, एव का मतलब होता है ही, तो क्या हो जाएगा एव को हटा देंगे तो विद्या धनम। तो इस तरीके से ये हो गया उपमान उपमेय। तो यानी इस तरीके से अपना ये क्रमधारय समास पूरा हो गया। अब आगे हम बात करेंगे द्विगु समास की, क्या है द्विगु की परिभाषा और क्या उनके भेद, क्या उनके उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों अपना अगला समास है द्विगु समास, और ये तत्पुरुष समास का अंतिम भाग है द्विगु। और द्विगु के क्या सूत्र हैं, क्या इनके उदाहरण हैं वो जानिए। तो इसका परिभाषा सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु का मतलब है कि पूर्व पद अगर संख्या का है तो वह सदा द्विगु समास का होता है। तो जैसे जब क्रमधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। वैसे विद्यार्थी मैं एक बात बताऊं आपको, हम ये पढ़ रहे हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। मैंने आपको बताया कि समानाधिकरण तत्पुरुष के दो भाग होते हैं, एक क्रमधारय और दूसरा द्विगु। लेकिन कहीं ऐसा भी बताया गया है कि क्रमधारय का ही भाग द्विगु है, तत्पुरुष का भाग क्रमधारय और क्रमधारय का भाग द्विगु। कहीं क्रमधारय समास का ही भाग माना गया है किसको द्विगु, यानी द्विगु क्रमधारय का भाग है, द्विगु किसका भाग है क्रमधारय का। कहीं कहीं इनको अलग बताया है और कहीं कहीं इनको एक साथ में ही बताया गया है। तो जब हम इनको साथ में माने या अलग माने, अलग भी मान सकते हैं और साथ में भी मान सकते हैं। यानी कर्मधारय किसका भाग है तत्पुरुष का भाग कर्मधारय
तत्पुरुष का भाग कर्मधारय और कर्मधारय का भाग द्विगु। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा है कि जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची, यानी कर्मधारय समास का पहला पद अगर संख्यावाची का और उत्तर पद यानी दूसरा पद संख्यावाची का होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। और या इस द्विगु की परिभाषा आप ऐसे भी बता सकते हो कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। आगे देखिए इसके कुछ नियम है, बातें हैं, वो क्या है। यह समास समूह अर्थ में होता है और द्विगु का मतलब होता है कि वो किसी समूह में रहता है। द्विगु समास सदा किसका बोध कराता है? समूह का। तो ये समास सदा समूह के अर्थ में होता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि समस्त पद सामान्यतया नपुंसकलिंग एक वचन में या स्त्रीलिंग एक वचन में होता है। और तीसरी बात यह है कि इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पदों में सदा जब आप विग्रह करोगे तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जानिए इनके उदाहरण, जैसे सप्ताह नाम दिना नाम। तो सप्ताह नाम और दिना नाम दोनों षष्ठी विभक्ति बहुवचन के हैं। समाहार का मतलब है कि ये समूह का बोध करा रहा है। तो सप्ताह नाम दिना नाम समाहार इति क्या बनेगा? सप्त दिनम, यानी 7 दिनों का समूह सप्त दिन कहलाता है। त्रियाणाम भूना नाम समाहार क्या हो जाएगा? त्रिभुवनम। तो त्रियाणाम और भूना नाम दोनों में षष्ठी विभक्ति है। पंचनाम रात्रि नाम समाहार क्या बनेगा? पंचरात्रम। पंचरात्रि नहीं बनेगा, क्या बनेगा? पंचरात्रम। जैसे हम कहते हैं नवरात्रि, नवरात्रि नहीं नवरात्र या नवरात्रम होता है। सप्ताह नाम अहा नाम समाहार, 7 अहन, अहन का मतलब होता है दिन, तो 7 दिनों का समूह क्या कहलाएगा? सप्ताह। पंचानाम वटानाम समाहार, पंचवटी। त्रियाणाम लोकानाम समाहार, त्रिलोकी। सप्तानाम अब्दानाम समाहार, अब्द का मतलब होता है वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा? शताब्दी। तो विद्यार्थियों इस तरीके से यह अपना द्विगु समास पूरा हुआ, यानी तत्पुरुष समास पूरा हो गया। अब आगे बात करेंगे हम अव्ययीभाव समास की।